नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पदासी न्यायाधीश ने इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल होने की घोषणा की। मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत से और अधिक दूरी बनाई। ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में एंड टू एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया। भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान यानी ZCBAP नागपुर में लॉन्च किया गया। फ्रांस संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात की गारंटी देने वाला पहला देश बना। विश्व बैंक ने विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पदासी न्यायाधीश ने इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल होने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के कदम न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं, बल्कि यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ भी है। उनके अनुसार यह संविधान के अनुच्छेद 50 का उल्लंघन है। इस अनुच्छेद में सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएं। इसके अलावा यदि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में नियोजन की सोचते हैं तो उनके द्वारा न्यायाधीश पद पर रहते समय पक्षपातपूर्ण निर्णय करने की संभावना बनी रहती है। न्यायाधीशों की राजनीति में आने के पूर्व उदाहरण की बात करें तो भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने 1967 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ सप्ताह पहले त्यागपत्र देकर 1983 में असम के बारपेटा से लोकसभा चुनाव लड़ा था और 1952 में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कार्यपालिका द्वारा किसी न्यायाधीश को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद दिए जाने के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन के सिद्धांत को अपनाया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मूल्य शामिल हैं, जैसे एक न्यायाधीश को ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कम करता हो। इसके अलावा एक न्यायाधीश को किसी क्लब, सोसाइटी या अन्य एसोसिएशन के किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट 1958 में सिफारिश की गई थी कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद संघ या राज्य के अधीन नियोजन स्वीकार करने से रोका जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी मुख्य खबर की तरफ। मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत से और अधिक दूरी बनाई। मालदीव का यह निर्णय वहां के राष्ट्रपति की घोषणा से मेल खाता है। इस घोषणा में मालदीव में किसी भी भारतीय सैनिक के नहीं रहने की बात कही गई है। मालदीव में चीन की बढ़ती सक्रियता की बात करें तो चीन मालदीव में तेजी से अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। एक चीनी कंपनी ने 50 साल की लीज पर फेयधु फिनोल्हु नामक द्वीप का अधिग्रहण किया है। चीन मालदीव में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण $200 मिलियन का चीन मालदीव मैत्री सेतु है। इसी के साथ ही चीनी अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 03 को माले बंदरगाह पर डॉक करने की मंजूरी भी दी गई है। भारत के लिए इस ओर चिंता के विषय क्या है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहला, भारत की सुरक्षा। मालदीव के द्वीप भारत के पश्चिमी तट के नजदीक हैं। ऐसे में मालदीव में चीन की उपस्थिति भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकती है। इससे इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को चुनौती मिल सकती है। चीन ने जिबूती में एक मिलिट्री बेस स्थापित किया है। साथ ही वह श्रीलंका व म्यांमार जैसे देशों में दोहरे उपयोग यानी सैन्य और असैन्य वाले बंदरगाह विकसित कर रहा है। सामरिक प्रतिस्पर्धा। भारत और चीन दोनों देशों के लिए हिंद महासागर का सामरिक महत्व है। इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव सामरिक प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दे सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति। इस रणनीति के तहत चीन का लक्ष्य भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डों और अवसंरचनाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना है।
खबर के आखिर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से समझते हैं। रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जाए तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले देशों तथा अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुपक्षीय संबंधों के चलते देखा जाए तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग को बढ़ाया जा रहा है और राजनयिक आउटरीच के तहत चीन के बढ़ते प्रभाव के खतरों के बारे में विश्व के देशों को अवगत भी कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में एंड टू एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया। इस एंड टू एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक में फाइबर और फ्री स्पेस दोनों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत में पहली बार C-DOT और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL ने C-DOT की स्वदेशी फाइबर आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली यानी QKD के साथ PRL के फ्री स्पेस QKD के एकीकरण का प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C-DOT दूरसंचार विभाग की दूरसंचार अनुसंधान और विकास यानी R&D शाखा है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अनुसंधान संस्थान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि QKD क्वांटम संचार की एक सुरक्षित तकनीक है। इसके तहत संचार नेटवर्क की फ्यूचर प्रूफ सुरक्षा के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के घटकों को शामिल करने वाले क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यह संचार प्रक्रिया में शामिल दो पक्षों को एक साझा रैंडम सीक्रेट की उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। इस रैंडम सीक्रेट की का पता केवल इन दोनों पक्षों को ही होता है। इस की का उपयोग दोनों पक्ष संदेशों को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कर सकते हैं। इससे क्वांटम चैनल में किसी भी हस्तक्षेप या गड़बड़ी का पता चल जाता है और की डिस्ट्रीब्यूशन को निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही संचार नेटवर्क पर एंड टू एंड सुरक्षा प्रदान करने के लिए QKD को विविध माध्यमों जैसे ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस और उपग्रह के जरिए उपयोग में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि क्वांटम कम्युनिकेशन दरअसल क्वांटम प्रौद्योगिकी के 4 घटकों में से एक है। इसके 3 अन्य घटक क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर्स और क्वांटम मटेरियल्स हैं। गौरतलब है कि क्वांटम तकनीक क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इनमें शामिल है सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, टनलिंग आदि। संचार, कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, रसायन शास्त्र, स्वास्थ्य देखभाल, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग आदि में क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब भारत में क्वांटम तकनीक के लिए शुरू की गई मुख्य पहलों पर एक नजर डालते हैं। पहली है राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन यानी NMQTA। दूसरी है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी क्वेस्ट। इसके बाद है प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद का क्वांटम फ्रंटियर मिशन यानी PMSTIAC तथा अंत में है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी NMICPS। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी चौथी मुख्य खबर की तरफ। भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP नागपुर में लॉन्च किया गया। नागपुर के ZCBAP का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है। जीरो कार्बन बिल्डिंग्स वे इमारतें हैं जो निर्माण और सामग्रियों के इस्तेमाल, रखरखाव और प्रबंधन तथा एंड ऑफ लाइफ चरणों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करके अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करती हैं। इसमें इमारत के विजुअल और थर्मल कंफर्ट पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजुअल कंफर्ट एक इमारत में प्रकाश की बेहतरीन व्यवस्था को कहा जाता है और थर्मल कंफर्ट इमारत में सुखदायक तापमान की व्यवस्था को कहा जाता है। नागपुर में ZCBAP को जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ZCBA प्रोजेक्ट वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI ने अपने वैश्विक भागीदारों के साथ 2021 में लॉन्च किया था। नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है जहां ZCBA प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। नागपुर के अलावा अन्य शहर केनिया, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया के हैं।
चलिए अब समझते हैं कि जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलरेटर की आवश्यकता क्यों है। भारत में भवन संबंधी ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन साल 2000 से 2017 के बीच 2 गुने से अधिक हो गया है। अगले 20 से 30 वर्षों में भारत के इस्पात और सीमेंट उद्योग से GHG उत्सर्जन क्रमशः लगभग 3 तथा 6 गुना बढ़ने का अनुमान है। ईंट भट्टे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य कण उत्सर्जन के भी स्रोत हैं। नागपुर का ZCBAP राष्ट्रीय नीतिगत फ्रेमवर्क्स और डीकार्बनाइजेशन में सहायता करने वाली पहलों पर आधारित है। इन पहलों में शामिल हैं भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, भारत की दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जैसे कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट और इको निवास संहिता 2018। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। फ्रांस संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात की गारंटी देने वाला पहला देश बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस में यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं से गर्भपात का अधिकार छीनने के विवादास्पद फैसले के बाद उठाया गया है। गर्भपात के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं, जैसे किसी महिला की शारीरिक स्वायत्तता और शुचिता को बनाए रखने के लिए गर्भपात का अधिकार आवश्यक है। इसके साथ ही गर्भपात के अधिकार को छीनना महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उनकी स्वतंत्रता और समानता को खतरे में डालता है। गर्भपात के विरोध में दिए गए तर्क की बात करें तो गर्भपात कराना मानव जीवन को समाप्त करने के बराबर है। इसके अलावा गर्भपात की प्रक्रिया से गुजरने वाली महिलाओं पर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। गौरतलब है कि भारत में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को विशिष्ट एवं पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि MTP अधिनियम 2021 के अनुसार गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए केवल एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए कम से कम 2 चिकित्सकों की सलाह की आवश्यकता होगी। यह प्रावधान बलात्कार पीड़िताओं, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार की पीड़ित महिलाओं और अन्य असहाय महिलाओं जैसे दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अविवाहित महिलाओं को भी विवाहित महिलाओं के समान ही गर्भपात का अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय भी दिया कि MTP अधिनियम के तहत बलात्कार की श्रेणी में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व बैंक ने विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट विश्व की 190 अर्थव्यवस्थाओं में उन कानूनों की पड़ताल करती है जो वहां की महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट में 10 संकेतकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया है। ये 10 संकेतक हैं: सुरक्षा, आवागमन, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, मातृत्व, बच्चों की देखभाल, उद्यमशीलता, संपत्ति और पेंशन। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। यह रिपोर्ट महिलाओं को दिए गए कानूनी अधिकारों और वास्तविक जीवन में इन अधिकारों के लागू होने के बीच के अंतर का आकलन करती है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो कार्यस्थल पर महिलाओं को पुरुषों को मिले अधिकारों के मुकाबले केवल 2/3 अधिकार ही प्राप्त हैं। भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 60% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। यदि पुरुष को किसी काम के लिए $1 का पारिश्रमिक दिया जाता है तो उसी काम के लिए महिला को 77 सेंट दिए जाते हैं। $1 में 100 सेंट होते हैं और साथ ही 20% से भी कम अर्थव्यवस्थाओं ने पुरुषों एवं महिलाओं के वेतन में अंतर को समाप्त करने के लिए कारगर उपाय भी किए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं ने सुरक्षा और बाल देखभाल संकेतकों में खराब प्रदर्शन भी किया है। महिलाओं को घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह और फेमिसाइड यानी स्त्री हत्या के मामले में जरूरी कानूनी सुरक्षा की तुलना में केवल 1/3 सुरक्षा प्राप्त है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल कार्य पर प्रतिदिन लगभग 2.4 घंटे अधिक बिताती हैं। महिलाएं इनमें से अधिकांश समय बच्चों की देखभाल में व्यतीत करती हैं।
रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों को समझते हैं। मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश संबंधी प्रावधानों का विस्तार करना चाहिए। समान वेतन के लिए कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए। साथ ही उद्योगों में, नौकरियों में महिलाओं के कार्य करने से जुड़ी पाबंदियों को समाप्त करना चाहिए। कंपनियों के बोर्ड्स में महिलाओं की नियुक्ति से संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी कोटे को लागू किया जाना चाहिए और साथ ही बच्चों की देखभाल के लिए कार्य के दौरान ली गई छुट्टी को अनुपस्थिति न मानकर महिलाओं के लिए समान सेवा निवृत्ति लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आखिर में कार्यस्थल पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। वेतन संहिता 2019 ये समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों के वेतन और भर्ती से संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाती है। मातृत्व हित लाभ संशोधन अधिनियम 2017 ये 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में मातृत्व लाभ और क्रैच सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। इसी के साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 या पॉश अधिनियम भी लागू किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है फ्रांस। इस देश की राजधानी है पेरिस। भारत और फ्रांस के बीच दूसरा भारत फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद आयोजित हुआ। यह संवाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में अंतरिक्ष सहयोग के बढ़ते महत्व को व्यक्त करता है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। फ्रांस विशाल यूरेशियाई भूभाग के पश्चिमी छोर के निकट अवस्थित है। इस देश के सीमावर्ती राष्ट्र हैं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, अंडोरा और इंग्लैंड। इसके दक्षिणी तट पर स्थित मोनाको एक स्वतंत्र एन्क्लेव है। इसके अलावा भूमध्य सागर में स्थित कॉर्सिका द्वीप देश का अभिन्न अंग है। इस देश के सीमावर्ती जल निकाय हैं भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल तथा डोवर जल डमरू मध्य। आखिर में फ्रांस की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं फ्रेंच आल्प्स, जूरा पर्वत, पायरनीज आदि। उच्चतम बिंदु है मोंट ब्लांक और प्रमुख नदियां हैं सीन, लॉयर, रोन, राइन आदि। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 बैंक आरबीआई के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन यानी यूडीजीएम पोर्टल का हिस्सा बन गए हैं। यह पंजीकृत यूजर्स को केंद्रीकृत तरीके से एक ही स्थान पर कई बैंकों में अनक्लेम्ड जमा या खातों तक पहुंच प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 में निर्धारित बीमारियों या विकारों को दूर करने का दावा करने वाले अपने उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST से जुड़े अनकवर कार्यक्रम के तहत शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क एज के अंत के बारे में एक प्रमाण खोजा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन के लिए एक इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि आरबीआई के पेमेंट विजन 2025 में इसकी परिकल्पना की गई थी। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स में लगातार दूसरे वर्ष औसत से काफी कम हिम आवरण दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि यह कानून न तो भेदभाव करता है न ही संविधान का उल्लंघन करता है। यह कानून 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित करता है। परख ने कई चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड यानी HPC तैयार किया है। बुनियादी चरण यानी कक्षा 1 और 2, प्रारंभिक चरण यानी कक्षा 3 से 5 और मिडिल चरण यानी कक्षा 6 से 8। वर्तमान में परख माध्यमिक चरण के लिए भी इसी तरह का HPC विकसित करने पर कार्य कर रहा है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद विशाल मरुस्थलीय स्टार ड्यून्स का पहला गहन अध्ययन करके उनकी आंतरिक संरचना का खुलासा किया है। यह अध्ययन एर्गचेब्बी में लाला ललिया नामक एक स्टार ड्यून पर केंद्रित है। लाला ललिया का अर्थ सर्वोच्च पवित्र बिंदु होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।